हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी सारथी बैच का पार्ट नंबर 16 है। जैसे कि हमने जीआई सिस्टम स्टार्ट किया है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, उसका लेक्चर 6 है। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जीआई सिस्टम की। जैसे कि डाइजेस्ट सिस्टम का इंडेक्स मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, जिसमें हमने अभी काफी चीजें पढ़ ली है। माउथ इसोफेगस हो चुका है, टूथ एंड गम्स हो चुका है, इसोफेगस और स्टमक भी हमने कंप्लीट कर लिया है, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज सब हमने पढ़ लिया है। इवन लिवर लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में लिवर के सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम लिवर की ही एक मेजर डिजीज जिसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। सिरोसिस ऑफ लिवर आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। अब सबसे पहला सवाल कहाँ पे पूछा गया है, तो एनवीएस फीमेल स्टाफ नर्स, मार्च 2022, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह से है कि लिवर टिश्यू इज रिप्लेस्ड विद फाइब्राइड टिश्यू। लिवर के टिश्यू जो है वो फाइब्राइड टिश्यू में रिप्लेस हो जाते हैं। दैट अल्टर्स नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिवर, मतलब जो नॉर्मल फंक्शन लिवर का था वो लिवर अपना नॉर्मल फंक्शन कर ही नहीं पाता है। जो लिवर का टिश्यू है वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। इसी चीज को तो हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। मतलब डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिरोसिस इसका आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं और चीजों को समझते हैं। तो देखो एक्सप्लेनेशन में क्या है, इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस एंड डिजनरेशन ऑफ लिवर पैरेन्काइमा। इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं है। एक बार लिवर सिरोसिस, जो पैरेन्काइमेटिक सेल फाइब्रिक हो गई, फाइब्राइड हो गई, फिर वो रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। तो मतलब ये क्या है, इरिवर्सिबल फाइब्राइड एंड डिजनरेशन ऑफ लिवर पैरेन्काइमा, जो कि फंक्शनल लेयर होती है, cells due to chronic inflammatory condition called cirrhosis of liver। क्रॉनिक है, क्रॉनिक और एक्यूट मैंने दोनों में आपको डिफरेंस पीछे लेक्चर्स में बताया हुआ है। क्रॉनिक काफी देर से चली आ रही है कंडीशन, जो कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। किस तरह से होता है, क्या स्टेजेस होती हैं, एक ही डायग्राम है जिसमें काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब इस डायग्राम से हम समझेंगे कि सिरोसिस ऑफ लिवर में क्या क्या चीजें आती हैं। अब देखो स्टेजेस ऑफ लिवर डैमेज की अगर मैं बात करूं, ये हेल्दी लिवर है। अब ये हेल्दी लिवर पहले फैटी लिवर में कन्वर्ट होगा। फैटी लिवर होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ऐसे करके ग्रेड्स होते हैं इसमें। फैटी लिवर के बाद लिवर फाइब्रोसिस होना स्टार्ट होगा। देखो अब बीच में फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद कंडीशन आती है सिरोसिस ऑफ लिवर। आज की डेट में जिस तरह का हमारा खान पान है, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, फैटी लिवर ग्रेड 1 सभी का है अभी की डेट में। तो लिवर हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कितनी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे होती है। आप जो भी खा रहे हो उसमें से न्यूट्रिएंट्स का बैलेंसिंग, वो सब सब काम जो है, मेजर काम जो है लिवर करता है। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये होमवर्क के लिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, पढ़ा चुका हूँ, ये इसका आंसर बहुत इजी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपका एनवीएस फीमेल स्टाफ नर्स, मार्च 2022 में पूछा गया है। सवाल किस तरह से है, इन सिरोसिस द स्पेस ऑफ डिस्क, ठीक है। अब ये स्पेस ऑफ डाइस या डिस्क जो भी पढ़ो इसे, इज फिल्ड विद। सबसे पहले हमें स्पेस ऑफ डिस्क जानना है कि स्पेस ऑफ डिस्क होता क्या है। अब ये कह रहा है कि सिरोसिस में जो स्पेस ऑफ डिस्क है वो फिल्ड हो जाती है किसके थ्रू? याद रखना, स्कार टिश्यू वहां पे बन जाते हैं, ठीक है। अभी याद रखो, स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है स्पेस ऑफ डिस्क की। स्पेस ऑफ डिस्क क्या है? बेसिकली दो हेपेटोसाइट के बीच की जो स्पेस होती है उसे हम स्पेस ऑफ डिस्क कहते हैं। इसके बीच में स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है। अब एक्सप्लेनेशन में डिटेल में देखेंगे और डायग्राम से भी समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है स्कार टिश्यू। अब पहले जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो समझो। इन सिरोसिस द स्पेस ऑफ डिस्क इज फिल्ड विद स्कार टिश्यू। किसके थ्रू? स्कार टिश्यू के थ्रू फिल होती है। एंड एंडोथीलियल फेनेस्ट्रेशन। अब एंडोथीलियल क्या हो गया? एंडोथीलियल बेसिकली ब्लड की इनर मेम्ब्रेन होती है, उसमें फेनेस्ट्रेशन होती हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। आर लॉट फेनेस्ट्रेशन, आर लॉट फेनेस्ट्रेशन होती है एंडोथीलियम के अंदर। ए प्रोसेस ए प्रोसेस टर्म्ड साइनसॉइडल कैपेसिटेशन, और इसी प्रोसेस को हम साइनसॉइडल कैपेसिटेशन का नाम देते हैं। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि सिरोसिस में जो स्पेस ऑफ डिस्क है वो फिल हो जाती है स्कार टिश्यू के साथ, और एंडोथीलियल फेनेस्ट्रेशन आर लॉस्ट। और जो एंडोथेलियल फेनेस्ट्रेशंस थी वो उस पाइप में जो छोटे छोटे पोर्स है उस लेयर में, वो लॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइनोसॉइडल कैपेसिटेशन। तो मतलब आपको प्रोसेस पता चल गया, साइनोसॉइडल कैपेसिटेशन बोलते हैं। अब डायग्राम से समझो, इस डायग्राम में, एक ही डायग्राम में आपकी इस जो डेफिनेशन थी, आपकी जो ये एक्सप्लेनेशन थी, इसको ही पिक्चराइज मैनर में मैंने लाया है
तो क्या है, लिवर साइनोसाइडल कैपेसिटेशन इन सिरोसिस में क्या हो रहा है, ये नॉर्मल लिवर माइक्रो एनवायरनमेंट है। देखो क्या है, ये आपकी लेयर है, अब ये एंडोथीलियम है, इस एंडोथीलियम में ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको फेनेस्ट्रेशन एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। और ये कैपिलरी के बीच में अब ये ब्लड चल रहा है और इसमें इसी को साइनोसाइड बोलेंगे, जो बीच में जगह है। अब ये एक कैपिलरी और दूसरी कैपिलरी के बीच में स्पेस होती है, इस स्पेस को बोलते हैं हम स्पेस ऑफ डिस्क। इज इट क्लियर? इस स्पेस ऑफ डिस्क में क्या क्या है, इस स्पेस ऑफ डिस्क में कुफर सेल प्रेजेंट है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी ठीक है, और भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जैसे हेपेटोसाइट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो नॉर्मल लिवर की माइक्रो एनवायरनमेंट था। अब आप अगर देखो सिरोसिस लिवर की, सिरोटिक लिवर जिसमें साइनोसाइडल कैपेसिटेशन हो गई है, उसमें क्या दिक्कत है? आप देख सकते हो साइनोसाइडल कैपेसिटेशन, ये जो पोर्स थे एंडोथेलियल फेनेस्ट्रेशन ये खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। और बीच में देखो स्पेस ऑफ डिस्क फिल्ड विद स्कार टिश्यू, ये स्कार टिश्यू जो है भर जाता है स्पेस के बीच में। इज इट क्लियर? तो एक्टिवेटेड स्टिलेट सेल्स जो हैं, अब इनको छोड़ो, इतना डिटेल में हमने नहीं जानना है, बस इतना याद रखो कि स्पेस ऑफ डिस्क में स्कार सेल भर जाते हैं और जो आपका एंडोथेलियम में फेनेस्ट्रेशन थी वो खत्म हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम साइनोसाइडल कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो अब होगा क्या, नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली एक्सचेंज होता था, जो हेल्दी प्रोसेस होता था, हेल्दी प्रोसेस एलो मॉलिक्यूल टू पास फ्रीली फ्रॉम, जो फ्रीली वो स्पेस थी फ्रॉम प्रोसेस बाय लिवर सेल्स। ठीक है, अब जो नॉर्मली पास ऑन होता था चीजों का, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह होती थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉकेज एक्सचेंज हो गया क्योंकि स्कार टिश्यू आ गया। अब जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस था, वो कुछ नहीं होगा। मोटा मोटा अगर आप देखो तो हुआ क्या है, बेसिकली लिवर अब डिसफंक्शन हो गया, लिवर अब फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। हुआ क्या, बेसिकली हिपेटोसाइट जो है इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, हिपेटोसाइट इंजर्ड हो गए, इसकी वजह से एक्टिवेटेड जो स्टिलेंट सेल्स थी ये कोलिजन डिपोजिशन करती है जिसको हम स्कार बोलते हैं। ठीक है, अब हिपेटोसाइट पहले इंजर्ड हो गई तो एक्टिवेशन हो गई स्टिलेंट सेल्स की, ये स्टिलेंट सेल्स क्या करते हैं, स्कार फॉर्मेशन करते हैं जो कि कोलिजन डिपोजिशन होती है। ठीक है, ओक्लूजन ऑफ स्पेस ऑफ डिस्क एंड फेनेस्ट्रेशन लॉस। तो ओक्लूजन ऑफ स्पेस ऑफ डिस्क मतलब, ओक्लूजन का मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया, फाइबर्स की डिपोजिशन हो गई, ये स्कार टिश्यू बनना स्टार्ट हो गया और जो फेनेस्ट्रेशन थी बीच में वो लॉस हो जाती है। ये फेनेस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कॉज यहीं से तो चीजें अंदर से बाहर ये सारी चीजें हो रही हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह होती है, ये नहीं हो पाती है तो साइनोसाइडल कैपेसिटेशन हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉर्सिंग लिवर फंक्शन। तो लिवर का जो फंक्शन है वो इफेक्ट होता है, ये मोटा मोटा आपको याद रखना है। तो देखो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, जो सिरोसिस ऑफ लिवर है, स्पेस ऑफ डिस्क जो है वो फिल किससे होती है, तो स्कार टिश्यू से होती है। बट हमने यहाँ पे स्कार टिश्यू तो जाना ही जाना, स्पेस ऑफ डिस्क को भी देखा वो क्या होती है, और साइनोसाइडल कैपेसिटेशन किसको कहते हैं हम, वहां पे एंडोथेलियम की फेनेस्ट्रेशन जो लॉस्ट हो जाती है उसको हम, इसी इनको मिला के हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल कैपेसिटेशन। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे DSSB 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ESIC जयपुर 2009 में भी ये पूछा गया था। तो सवाल क्या है, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर। तो सिरोसिस ऑफ लिवर का सबसे मेजर कॉज क्या है, तो दारूबाज जो है वो इसमें फंस जाते हैं। तो अल्कोहल अब्यूज, जब आप अल्कोहल का बहुत ज्यादा मिसयूज करते हो, अब्यूज करते हो, तो सुबह शाम जो शराबी होते हैं, जो शराब पीने वाले लोग हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत उनमें लिवर सिरोसिस की देखी जाती है। इज इट क्लियर? तो अब एक्सप्लेनेशन में आप समझेंगे, एक्सप्लेनेशन में क्या है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर इज एक्सेसिव एंड क्रॉनिक यूज ऑफ अल्कोहल। एक्सेसिव, ज्यादा और लगातार यूज कर रहे हो अल्कोहल का, अलोंग विद माल न्यूट्रिशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अल्कोहल। अब माल न्यूट्रिशन, अब जितने भी ये अल्कोहलिक पर्सन होते हैं ना, इनमें माल न्यूट्रिशन होती है, कॉज इनको बस, अब जो बिल्कुल अल्कोहलिक ही है तो वो क्या कर रहा है, नमक के साथ कुछ लोग शराब पी रहे हैं। ठीक है, नमकीन के साथ, मतलब कुछ भी छोटा सा चीज ले लिया उसके साथ आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, माल न्यूट्रिशन भी होती है और साथ ही साथ हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है अल्कोहल की लिवर में। लिवर क्या करता है ना, लिवर फिर अपना पूरा काम ही अल्कोहल को डिटॉक्स करने के पीछे लगा देता है, तो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, तो उस वजह से सिरोसिस कंडीशन होती है। अदर काजेज आर क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी। अब अदर कॉजेज क्या है लिवर सिरोसिस के, मेन काज क्या था, अल्कोहल अब्यूज। अब अदर कॉज में अगर हमको पूछेगा तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी एंड हिपेटोटॉक्सिन, और हिपेटोटॉक्सिन कॉज करेंगे। अब हिपेटोटॉक्सिन क्या है, इट कॉज पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। पोस्ट नेक्रोटिक मतलब सेल्स इसकी डैमेज हो रही है, उसकी वजह से जो सिरोसिस हो जाता है। आरवीएफ, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है ये भी कॉज करता है NAFLD। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक स्ट्रेप्टो हेपेटाइटिस। अब नॉन अल्कोहलिक स्ट्रेप्टो हेपेटाइटिस एंड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, बाइल किसी वजह से आ नहीं रहा है duodenum के अंदर, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उस वजह से भी सिरोसिस कॉज होता है। और जो है नॉन अल्कोहलिक
स्टेटो हेपेटाइटिक, ठीक है, नॉन एल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस, NASH, नैश इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये जो है ये कॉज बनते हैं, अदर कॉज बनते हैं किसके, सिरोसिस के। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एग्जाम जो आपका WCL स्टाफ नर्स दिसंबर 2022, 3-4 साल पहले का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या पूछा गया है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेपेटिक सिरोसिस, ठीक है। अब हिपैटिक सिरोसिस का मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, तो मतलब ये अलग अलग तरह के होते हैं, क्या क्या है, तो एक है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, दूसरा है बाइलेरी सिरोसिस, फिर है अल्कोहलिक सिरोसिस और मेडिसन सिरोसिस। तो याद रखना अल्कोहलिक सिरोसिस जो है मोस्ट कॉमन टाइप हो जाता है आपका हेपेटिक सिरोसिस का। इज इट क्लियर? तो ज्यादातर देखा गया है अल्कोहलिक में देखा गया है। क्लियर? आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DSSB नर्सिंग ऑफिसर अगस्त 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट को विद रिगार्ड टू, किसके अकॉर्डिंग होगी ये, कि पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस हो रहा है। अब देखो इट इज एसोसिएटेड विद अल्कोहल अब्यूज, अब ये पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस तो अल्कोहल अब्यूज से नहीं, ये अदर कॉज में आ गया तो ये नहीं आएगा। इट एसोसिएटेड विद क्रॉनिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, ये तो अलग ही है, ये तो दूसरा कॉज है। इट इज रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरल या टॉक्सिन हेपेटाइटिस, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है पोस्ट नेक्रोटिक में क्या हो गया, किसी वायरल की वजह से या टॉक्सिन हेपेटाइटिस की वजह से नेक्रोसिस हो जाता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इट रिजल्ट फ्रॉम कॉर्पल्मोनरी, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी जो है करेक्ट आंसर इसका बन जाता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये एग्जाम सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में आया है 2018 में। तो मैलोरीज डिजेनरेशन, अब ये मैलोरीज डिजेनरेशन होता क्या है, Mallory's degeneration seen in alcoholic liver disease is a form of, ये बोल रहा है हमको कि मैलोरी डिजेनरेशन जो है वो देखा जाता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज में, किसकी वजह से, इज ए फॉर्म ऑफ, ये किसकी फॉर्म है, तो ध्यान से देखना, ये हाइलिन डिजेनरेशन होती है बेसिकली। कौन सी डिजेनरेशन होती है, हाइलिन डिजेनरेशन होती है मैलोरी डिजेनरेशन में। कौन सी डिजेनरेशन होती है, तो हाइलिन डिजेनरेशन होती है। एक्सप्लेनेशन में और ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो देखो क्या है इसका, एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन लिवर सेल, लिवर सेल में हमको कुछ इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलती हैं, मेनली इन डिजीज काज्ड बाय द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल कॉल्ड मैलोरी बॉडी। अब जब हम एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उसकी वजह से लिवर में इंक्लूजन बॉडीज बन जाती हैं। तो अब जो ये इंक्लूजन बॉडी बनी, ये एक्सेसिव कंजप्शन किया अल्कोहल का, उसकी वजह से बनती है, इसी को हम मैलोरी बॉडी भी कहते हैं। क्लियर? अब मैलोरी बॉडी जो है, जिनको हम अल्कोहलिक हाइलिन बोलते हैं या मैलोरी हाइलिन बोलते हैं, आर साइटोप्लाज्मिक हाइलिन इंक्लूजन, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर हाइलिन की इंक्लूजन बन जाती है हेपेटोसाइट्स की, हेपेटोसाइट लिवर की सेल्स के अंदर हाइलिन बॉडी बन जाती है। मैलोरी बॉडी उनको बोलते हैं या मैलोरी हाइलिन बोल देते हैं, अल्कोहलिक हाइलिन बोल देते हैं। तो ये बनती है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके साइटोप्लाज्म के अंदर, हेपेटोसाइट के साइटोप्लाज्म के अंदर, विच आर स्पेसिफिक टू अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है, या नैश। इज इट क्लियर? अब नैश मैंने पीछे करवा दिया है तो वो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, लिख के रख देना। अब एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इंक्लूजन बॉडी तो बोल रहे हैं, ये इंक्लूजन बॉडी होता क्या है। देखो इंक्लूजन बॉडी होता क्या है, अब ये इंक्लूजन बॉडी जो है, इंक्लूजन बॉडी और डेंस, ये घने होते हैं, डेंस इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब हो गया ये सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाते, अलग से रहते हैं, सॉल्युबल घुलते नहीं है, मिलते नहीं है, ठीक है। inclusion body are dense insoluble aggregate of protein के aggregate होते हैं, found in the cytoplasm or nucleus of prokaryote and eukaryotic cell। तो ये सेल्स के अंदर पाए जाने वाले एक डेंस इनसॉल्युबल एग्रीगेट होते हैं प्रोटीन्स के, क्या होते हैं ये, इनसॉल्युबल इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। ये ऑफन फॉर्म्ड ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन, कब बनती हैं ये, जब वायरल इन्फेक्शन होती है तब बनती है। जेनेटिक डिसऑर्डर में होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में बनती है। और रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन या रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन जब हो रही होती है उस टाइम पे ये इंक्लूजन बॉडीज बनती हैं। दे रिप्रेजेंट मिसफोल्डेड, अब ये कैसे रिप्रेजेंट होती है, मिसफोल्डेड और एग्रीगेटेड प्रोटीन्स। मिसफोल्ड या एग्रीगेट प्रोटीन होते हैं, एक्टिंग एज सेलुलर वेस्ट, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, जैसे सेल का कोई वेस्ट है, सेलुलर वेस्ट है, और स्टोरेज साइट या स्टोरेज साइट की तरह ही एक्ट करते हैं। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, मैलोरी बॉडी वगैरह, ये सारी यहाँ पे हमने एक्सप्लेन आपको अच्छे से कर दी है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, एग्जाम राक MSc नर्सिंग
2011 और 2014 में, दोनों में सेम एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में भी और 2014 में भी। तो सवाल क्या है, व्हेन असेसिंग अ पेशेंट इन अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर, ये कह रहा है जब हम पेशेंट की असेसमेंट कर रहे हैं अर्ली स्टेज, अभी स्टार्टिंग की स्टेज है आप उसकी सिरोसिस की, व्हाट साइन यू विल एंटिसिपेट, तो कौन सा साइन आप सबसे पहले एंटिसिपेट करेंगे, कौन सा साइन आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो याद रखना सबसे पहले क्या यहाँ पे जॉइंटिस देखने को मिलेगा, क्या एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पे पेरिफेरल एडिमा मतलब सोजिश उसके लिम्स में उसके फुट्स में सोजिश मिलेगी, एसाइटिस पेट फूला होगा, पेट के अंदर पानी भर गया होगा, या तो सबसे पहला साइन हमको यही दिखेगा, रेस्टलेसनेस होगी उसमें, तो एनोरेक्सिया इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो देखो साइन सिम्टम ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर आर सिमिलर टू हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस के जो साइन सिम्टम होंगे अर्ली स्टेज के वही सेम साइन एंड सिम्टम अर्ली स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस के होंगे। सो रेफर क्वेश्चन फॉर साइन सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस का सबसे पहला साइन सिम्टम क्या था, तो सबसे पहला साइन सिम्टम हेपेटाइटिस का आ जाता है एनोरेक्सिया। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपका एग्जाम LNJP स्टाफ नर्स में पूछा गया है, दिल्ली 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है हमें, व्हेन द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट हु हैज सिरोसिस ऑफ लिवर, एक नर्स जो है पेशेंट को असेस कर रही है जिसको सिरोसिस ऑफ लिवर है, which of the following findings would indicate that the patient's condition is worsening। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि ये हमको बोल रहा है कि एक जो पेशेंट है उसको ऑलरेडी सिरोसिस ऑफ लिवर तो है, अब उसको जो नर्स है वो असेस कर रही है, कौन सी असेसमेंट ऐसी है जो बता रही है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब है। तो क्या पॉजिटिव बेबिंस्की साइन बताएगा, जो उसके विजुअल फील्ड लॉस, तो विजन उसका विजन फील्ड लॉस हो रहा है, फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर, या बाइलरी बेसल लंग क्रैप्स। अब याद रखना यहाँ पे फ्लैपिंग ट्रिमर्स जो है इसका जो है वर्सिंग कंडीशन होती है, तो याद रखना फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर, तो हाथ जो उसके हिल रहे हैं कांप रहे हैं, तो ये जो कंपन है इसी को हम फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स कहते हैं, जो वर्सिंग कंडीशन बताता है किसकी, हमको सिरोसिस ऑफ लिवर के पेशेंट की। एक्सप्लेनेशन में जो पॉइंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से इन पॉइंट्स को देखो। जो भी मैं एक्सप्लेनेशन की स्लाइड आपको करवाता हूं उसको बहुत ध्यान से देखा करो, कॉज यही इस बुक की खासियत है, जो रैशनल्स इसमें दिए हैं ना, यही रैशनल्स इस बुक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं, कॉज इन्हीं रैशनल से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, एबनॉर्मल मसल ट्रिमर, तो एबनॉर्मल मसल ट्रिमर मतलब इनवॉलेंट्री जर्किंग मूवमेंट, तो इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, हाथ कांप रहे हैं, जर्किंग मूवमेंट है, मेनली इन हैंड्स बट आल्सो सीन इन टंग। अब ज्यादातर ये हैंड्स में दिखते हैं और ये आल्सो सीन इन टंग एंड फीट कॉल्ड एस्टेक्सिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को एस्टेक्सिया बोलते हैं, और लिवर फ्लैपिंग का नाम देते हैं। तो एस्टेक्सिया या एटेक्सिया इसको बोलते हैं, साइलेंट एटेक्सिया या एस्टेक्सिया या लिवर फ्लैपिंग इसको कहते हैं। इट में इंडिकेट अ सीरियस अंडरलाइंग डिजीज, ये इंडिकेट करता है सीरियस अंडरलाइंग डिजीज, सीरियस प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल सिरोसिस ऑफ लिवर। इज इट क्लियर। तो जब भी आप किसी सिरोसिस ऑफ लिवर के पेशेंट को वार्ड में आपने देखा होगा उसे फ्लैपिंग ट्रिमर की प्रॉब्लम हो, उसके हाथ कांपते होंगे। सो फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर indicates that the patient's condition is worsening। तो अगर फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर आपको दिख रहे हैं तो याद रखना वो पेशेंट की कंडीशन जो है वो वर्स हो रही है, बिकॉज दिस डेवलप्स इनटू लेट स्टेज ऑफ लिवर डिजीज। तो ये जो कंडीशन है ये कब आती है, लेट स्टेज ऑफ लिवर डिजीज की होती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम अब हो चुकी है उस पेशेंट को लिवर की, उस कंडीशन में हमको ये फ्लैपिंग ट्रिमर देखने को मिलता है। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका ये एग्जाम एम्स जोधपुर नर्सिंग में आया हुआ है, 2018 का क्वेश्चन है। तो सवाल क्या है, हाउ शुड अ नर्स असिस्ट वेदर अ पेशेंट विद सिरोसिस हैज एस्टेक्सिया। अब कैसे नर्स जो है वो असेस करे कि पेशेंट को जो सिरोसिस है वो एस्टेक्सिया है। आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द आर्म, कैसे, अब हम अगर वार्ड में हैं तो हमको पता है कि ये यहाँ पे जो लिवर का पेशेंट है, इसमें कैसे पता चले हमको कि इसको एटेक्सिया है। तो हम क्या बोलेंगे पेशेंट को जिससे हमें पता चल जाए, यार उसके हाथ कांप रहे हैं तो हम उसकी आर्म को मूवमेंट के लिए बोलेंगे ना, हाथ को सीधा रखने के लिए बोलेंगे। तो पहला ही ऑप्शन क्या है, आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द आर्म, ये इसका राइट आंसर है। बट आगे वाले ऑप्शन भी जरूर पढ़ने हमने, क्यों, क्या पता आगे वाला इससे ज्यादा सही हो। तो नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है, डॉर्सीफ्लेक्शन तो ये भी नहीं है, मेजर द एब्डोमिनल ग्रोथ ये भी नहीं है, एसाइटिस में देखते हैं। तो आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द आर्म, जैसे ही आर्म एक्सटेंड करेगा पेशेंट तो वहां पे उसमें जो है फ्लैपिंग ट्रिमर देखने को मिलेंगे। तो इसी से हमको पता चलता है हाउ शुड अ नर्स असिस्ट वेदर अ पेशेंट विद सिरोसिस हैज एटेक्सिया। अब सिरोसिस लिवर का पेशेंट है, हमको ये पता है क्या इसमें एटेक्सिया है, तो वो जानने के लिए हम क्या कहेंगे, पेशेंट को कहेंगे अपनी बाजू को सीधा करो। इज इट क्लियर? तो देखो, ataxia can be observed by asking the patient to extend their arm, dorsiflex the wrist and extend the finger. dorsiflex the wrist, अब आर्म को सीधा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और ये देखोगे फ्लैपिंग ट्रिमर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉर्सीफ्लेक्स करवाएंगे रिस्ट को और एक्सटेंड करवाएंगे फिंगर्स को बाहर की तरफ। क्लियर? तो आर्म पहले सीधा करेंगे, फिर डॉर्सीफ्लेक्स ऊपर की तरफ फ्लेक्स करेगा हाथ को, फिर उसके बाद बोलेंगे कि फिंगर को ओपन करो, तो उसके फ्लैपिंग ट्रिमर देखने को हमको मिलेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे आया हुआ है, तो राग एमएससी नर्सिंग 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या है, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर ए पेशेंट विद सिरोसिस। नर्स यहाँ पे केयर प्लान बना रही है, सिरोसिस ऑफ लिवर का पेशेंट है। फॉर विच कंडीशन वुड नर्स प्लान द पेशेंट ऑन ब्लीडिंग प्रिकॉशन। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे नर्स जो है ब्लीडिंग प्रिकॉशन के लिए सतर्क रहेगी। फॉर विच कंडीशन वुड नर्स प्लान द पेशेंट प्लेस द पेशेंट सॉरी नर्स प्लेस द पेशेंट ऑन ब्लीडिंग प्रिकॉशन, कि इस पेशेंट को मैंने ब्लीडिंग प्रिकॉशन रखा है, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, तो कौन सी कंडीशन होगी वो, तो याद रखना क्लॉटिंग फैक्टर कम यहाँ पे दिया हुआ है, तो विटामिन सी, लो विटामिन के, तो विटामिन के जो है क्लॉटिंग फैक्टर था। अब देखो लिवर मैक्सिमम आपके विटामिन बना रहा है, एडीई के मैंने आपको बताया था, तो जो फैट सॉल्युबल जितने भी आपके विटामिन है वो लिवर उनको स्टोर कर रहा है, बना रहा है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी ना, सिरोसिस होगा, तो इस कंडीशन में जब लो विटामिन के होगा तो हम पेशेंट को प्लेस करेंगे किसमें, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस में प्लेस करेंगे। एनकेफेलोपैथी ये तो नहीं आएगा, हिपेटोरेनल सिंड्रोम भी नहीं आएगा, एलिवेटेड लिवर एंजाइम ऐसा कुछ नहीं है, लो विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। अब इस एक स्लाइड में, इस एक एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन क्या था, आंसर हमारा सी था, विटामिन के की डेफिशिएंसी। अब है कोगुलेशन डेफिशिएंसी इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस। अब सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है, कोगुलेशन, मतलब कोगुलेशन नहीं होगी, मतलब खून अगर ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लड रोकेगा ही नहीं, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बाइल फैट्स। अब बाइल के फैट कम बनेंगे, बाई डिक्रीज लिवर प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब यहाँ पे क्या है, डिजीज लिवर जो है, जो बीमार लिवर है वो प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी कैसे बनेंगे, तो विटामिन के कम होगा। इज इट क्लियर? तो विटामिन के इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। ये विटामिन के जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर, जो क्लॉटिंग होती है ना उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, कैस्केड ऑफ रिएक्शन होता है, जब हम क्लॉटिंग ब्लड वगैरह पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में देखेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि विटामिन के जो है, विटामिन के नेसेसरी होता है सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। कौन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर, 7th, ठीक है, 9th, 10th एंड प्रोथ्रोम्बिन बाय द लिवर, और प्रोथ्रोम्बिन भी बनाने के लिए विटामिन के इंपॉर्टेंट होता है लिवर के थ्रू। सोलो विटामिन के इंक्रीज द ब्लीडिंग टेंडेंसी, तो अब जो विटामिन के कम है ये ब्लीडिंग की टेंडेंसी को बढ़ा देगा, खून बहने की जो है वो ज्यादा टेंडेंसी हो जाएगी। तो एलिवेटेड लिवर एंजाइम इन हेल्प सिंड्रोम। अब एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लिवर के एंजाइम एलिवेट हो जाते हैं, हेल्प सिंड्रोम आल्सो इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी बट इट अकर इन सीवियर प्री एक्लेम्पशिया नॉट इनटू सिरोसिस। याद रखना, एलिवेटेड एंजाइम, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लिवर के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनका बढ़ना, ये क्या कॉज करता है, इन हेल्प सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम में होता है ऑल्सो इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, मतलब जब हेल्प सिंड्रोम होता है तो यहां भी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, लेकिन ये सिर्फ कब होता है, जब सीवियर प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन होती है, सिरोसिस की कंडीशन में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता था बट मैंने आपको बता दिया। अब ये हेल्प सिंड्रोम क्या है, तो याद रखो हेल्प सिंड्रोम है क्या, बेसिकली हेल्प सिंड्रोम हो गया हीमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट। अब होता क्या है हेल्प सिंड्रोम में, हीमोलिसिस होता है, ब्लड टूटता है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम बढ़े हुए होते हैं, और लो प्लेटलेट काउंट, तो प्लेटलेट काउंट भी लो होता है। इज इट क्लियर? इस डायग्राम को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लो, इसमें बहुत सारी पॉइंट लिखे हैं, बैकग्राउंड वगैरह, कॉजेज वगैरह, ये सब लिखा हुआ है इसमें, तो इसको एक बार देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आपका जिपमर स्टाफ नर्स 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, अ नर्स ऑब्जर्व पाल्मर इरिथमिया, पाल्मर मतलब पाम हाथ, इरिथमिया मतलब वहां पे
ब्लड जो है वहां पे रेड रेड दिख रहा है हमको, इरिथमिया हो गया है वहां पे, ठीक है, पाल्मर इरिथमिया, एंड शी अंडरस्टैंड दैट इट इज मेट विद इन। नर्स ऑब्जर्व कर रही है पाल्मर इरिथमिया और वो समझ गई है कि ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या बता रही है, ये कंडीशन बता रही है हिपैटिक फेलियर को बता रही है। देखो यहाँ पे इरिथमिया, देखो यहाँ पे इरिथमिया, क्लियर, हेमोलिसिस हो गया है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, हिपैटिक फेलियर शो हो रहा है। कैसे क्या, तो देखो पाल्मर इरिथमिया या लिवर पाम, इसको हम पाल्मर इरिथमिया या इसी को हम डायरेक्टली लिवर पाम कहते हैं, जो कि रेडिंग हो जाती है, ठीक है, रेडिंग ऑफ पाम, रेडनेस हो जाती है पाम में। इट इज काज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, एंड चेंजेस इन पेरिफेरल हीमोडायनेमिक। पेरिफेरल हीमोडायनेमिक मतलब जो हमारी पेरिफेरीज है, जो हमारे हाथ हैं, यहाँ पे हीमोडायनेमिक, हीमोडायनेमिक मतलब हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर ना, ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की, प्लाज्मा की, सबकी एक फिक्स्ड होती है। अब होता क्या है, जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, इसके इंक्रीज लेवल की वजह से जो पेरिफ्री में हीमोडायनेमिक्स था वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इन कंडीशन लाइक सिरोसिस ऑफ लिवर, हिपैटिक फेलियर, प्रेगनेंसी एंड पॉलीसाइथीमिया, मतलब किन किन कंडीशंस में ये देखा जाता है, क्या पाल्मर इरिथमिया, पॉलीसाइथीमिया होगा वहां देखा जाएगा, प्रेगनेंसी में देखा जाएगा, और हिपैटिक फेलियर में देखा जाता है, सिरोसिस ऑफ लिवर में देखा जाता है। तो हीमोडायनेमिक चेंज हो जाता है, वहां पे इरिथमिया की कंडीशन हो जाती है, रेडनेस दिखती है हमको पाल्मर में, बस इतना आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? अब अगला क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए रखा गया है, काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो, आंसर आप दे दोगे इसका इजीली। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, रॉक एमएससी नर्सिंग में पूछा गया है, 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमको, ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट विद एसाइटिस, ठीक है, पेट में पानी भर गया, एसाइटिस कंडीशन है, सेकेंडरी टू हेपेटिक फेलियर शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसको छोड़ के। अब ये कह रहा है कि ट्रीटमेंट करना है हमने, ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट विद एसाइटिस, एसाइटिस कंडीशन है पेशेंट में, उसका हमने ट्रीटमेंट कर रहा है, सेकेंडरी टू हेपेटिक फेलियर, हेपेटिक फेलियर सेकेंडरी टू मतलब हेपेटिक फेलियर है, इसी की वजह से तो एसाइटिस हुआ है, शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें ये सभी आएंगे एक को छोड़ के। क्या क्या है, पहला विद होल्डिंग डायूरेटिक्स, अगर हम डायूरेटिक्स को रोक देंगे, डायूरेटिक का काम क्या है, डायूरेटिक का काम है पेशेंट में यूरिन को ज्यादा बढ़ाना और पानी का लॉस करवाना। अब ऑलरेडी पानी इसके पेट में जमा है, अगर हम होल्ड कर देंगे डायूरेटिक्स को तो पानी तो और ज्यादा जमा होगा, कंडीशन तो और वर्स हो जाएगी, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टिंग डाइटरी सोडियम, डाइटरी सोडियम को रोकेंगे, क्योंकि सोडियम जब हमारी बॉडी में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वाटर रिटेंशन करेंगे, तो ये बिल्कुल ये नहीं करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अ हाई कैलोरी 50 ग्राम प्रोटीन डाइट, तो हाई कैलोरी डाइट देते हैं हम पेशेंट को, बिल्कुल देते हैं। परफॉर्मिंग पेरीसेंटेसिस, पेरीसेंटेसिस में क्या करते हैं, डायरेक्टली नीडल के थ्रू वाटर को बाहर निकालते हैं, पेरिटोनल कैविटी के, वहां से हम पानी को, एसाइटिस जो पानी भरा होता है उसको बाहर निकालते हैं, तो ये भी करेंगे। तो हमको पूछा क्या था इसने, हेपेटिक फेलियर शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये सब आएंगे इसको छोड़ के, तो क्या नहीं करना है वो पूछा था, तो विद होल्ड डायूरेटिक्स ये हमने नहीं करना है, तो ए आंसर इसका आ जाएगा। एसाइटिस में देखो ये कैसे पेट फूला हुआ है पेशेंट का, क्लियर, देखो किस तरह से पेट फूला हुआ है पेशेंट का, बात समझ आ गई। अब इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि आंसर ए इसका जो है, क्योंकि एक्सेप्ट बताया था, तो ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट विद एसाइटिस सेकेंडरी टू हेपेटिक फेलियर शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, द पेशेंट शुड बी एडवाइज टू लिमिट फ्लूइड, पेशेंट को लिमिट फ्लूइड करवाएंगे, इनटेक टू अबाउट 1.5 लीटर पर डे, सिर्फ 1.5 लीटर पानी पेशेंट ने दिन में कंज्यूम करना है। लो सोडियम डाइट, सोडियम नमक की डाइट कम रखनी है, ठीक है। हाई कैलोरी एंड मॉडरेट प्रोटीन, कैलोरी हाई रखना है, प्रोटीन मॉडरेट रखना है, ठीक है, ज्यादा प्रोटीन नहीं, मॉडरेट प्रोटीन रखना है। एब्डोमिनल गिर्थ इज मेजर्ड, उसके एब्डोमिन की गिर्थ जो है हम रोज मेजर करेंगे कि क्या कम हुआ एसाइटिस या नहीं, वहां से पता चलेगा। एट लार्ज पॉइंट, लार्जेस्ट पॉइंट एंड द साइट मार्क्ड फॉर फर्दर मेजरमेंट, और उस साइट को हम मार्क करेंगे और नेक्स्ट फर्दर मेजरमेंट के लिए, कि हम परफॉर्मेंस चेक करें कि कैसा डायूरेटिक्स का असर कैसा हो रहा है, और पेरिसेंटेसिस अगर हम कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। परफॉर्मिंग पैरासेंटेसिस इफ नेसेसरी, पैरासेंटेसिस क्या हो गया, यहाँ पे डायग्राम बनी है देखो, पैरासेंटेसिस में हम कर क्या रहे हैं, इस पैरासेंटेसिस में सिंपली हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे ये बैग लगा दिया और इसके अंदर हमने नीडल डाल के, ये देखो ट्यूब के थ्रू हम वाटर को बाहर निकाल रहे हैं, ड्रेनेज कर रहे हैं, ड्रेनेज कंटेनर है, ठीक है, ड्रेनेज कैथेटर, कैथेटर हमने लगा दिया, एसाइटिस, ये पेरिटोनल मेम्ब्रेन, लिवर, तो यहाँ से अब डायरेक्टली जो है ये एसाइटिस आ रहा है, एसाइटिस का फ्लूइड जो है वो आके इस बैग में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसी को हम एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
एडमिनिस्टर डायूरेटिक थेरेपी टू डिक्रीज फ्लूइड ओवरलोड इनटू बॉडी। अब डायूरेटिक्स क्यों देंगे? क्योंकि ज्यादा यूरिनेशन हो, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो और पानी बाहर निकले, जिसकी वजह से जो एसाइटिस कंडीशन वर्सिंग हो रही थी उसको हम कम करें, तो एडमिनिस्टर करेंगे डायूरेटिक थेरेपी को कि डिक्रीज हो फ्लूइड का ओवरलोड। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल जो है आपका एग्जाम RUHS पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Which nursing assessment is important in a patient with ascites? अब ये कह रहा है वो कौन सी नर्सिंग असेसमेंट है जो इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट में विद एसाइटिस। एसाइटिस की कंडीशन है, उसमें कौन सी जो हम किस तरह का हम उसमें प्रोसीजर करेंगे, कौन सी असेसमेंट करेंगे जो एसाइटिस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हेमेटेस्ट ऑफ ऑल स्टूल, बाउल साउंड देखेंगे, एब्डोमिनल girth देखेंगे, यूरिनरी यार एब्डोमिनल girth देखना है हमने, असेसमेंट क्या होगा? एब्डोमिनल की girth देके वहीं से तो हमको पता चलेगा कि एसाइटिस ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या ही ज्यादा मैं बोलता, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका RUHS MSc नर्सिंग में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? 2015 में पूछा था। हेपेटिक सिरोसिस पेशेंट इज गिवन डायूरेटिक थेरेपी बिकॉज इट विल। क्यों देते हैं हम डायूरेटिक थेरेपी? क्या मेंटेन करना है ऑस्मोटिक प्रेशर को, क्या डिक्रीज करना है ऑस्मोटिक प्रेशर को, क्या इनहिबिट करना है एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन को, या इनहिबिट करना है एक्शन ऑफ रेनिन को। याद रखना एल्डोस्टेरोन के एक्शन को हमने इनहिबिट करना होता है, तो इनहिबिट द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, तभी हम डायूरेटिक्स देते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। एज लिवर फेलियर प्रोग्रेस सेक्रीशन ऑफ एल्डोस्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड। अब जो एल्डोस्ट्रॉन जो था, एल्डोस्ट्रॉन ज्यादा निकलता है, जो रास फैक्टर है ना, ड्यू टू RAA सिस्टम स्टिमुलेशन। RAA सिस्टम रास एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से एल्डोस्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। विच कॉज इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, जिसकी वजह से बॉडी में सोडियम और वाटर की रिटेंशन ज्यादा होती है। फ्रॉम रीनल ट्यूब, रीनल ट्यूब जो आपकी किडनी की ट्यूब्स है, वहां से ज्यादा एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन की जाती है सोडियम की और वाटर की, जिसकी वजह से एसाइटिस होता है, विच रिजल्ट इनटू इडीमा, वो इडीमा कॉज कर देता है। सो डायूरेटिक थेरेपी यूज टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इसलिए हम डायूरेटिक थेरेपी को यूज करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है बाय इनहिबिटिंग एक्शन ऑफ एल्डोस्ट्रॉन। तो ये डायूरेटिक्स क्या करते हैं? एल्डोस्ट्रॉन के एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, ताकि वो वाटर को और सोडियम को रिटेंड ना कर पाए बॉडी में, ताकि इडेमा कम हो, एसाइटिस कम हो। तो डायूरेटिक का एक्चुअल में काम क्या है वो भी आपको पता चल गया। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RUHS पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और DSSP 2013 में। देखो 13 का क्वेश्चन 18 में रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? Which among the following is an indication of portal hypertension? मैंने आपको पोर्टल सिस्टम लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इनमें से, इन फॉलोइंग में से कौन सी इंडिकेशन है आपकी पोर्टल हाइपरटेंशन की, कि पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, पोर्टल सिस्टम में जो प्रेशर था वो बढ़ चुका है। क्या एस्टेक्सिया हो रहा है? ठीक है, एक्टेक्सिया हो रहा है, हिमेटोएमेसिस हो रहा है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, कंफ्यूजन। याद रखना हिमेटोएमेसिस होता है इसकी वजह से। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है जिसकी वजह से हिमेटोएमेसिस होता है, ये इंडिकेट करता है पोर्टल हाइपरटेंशन को, हिमेटोएमेसिस। कैसे, क्या एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। इंक्रीज प्रेशर इन द पोर्टल वेन कॉज्ड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द लिवर कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन। हुआ क्या? इंक्रीज हो गया प्रेशर, किसमें? पोर्टल वेन में, caused by an obstruction, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से, थ्रू द लिवर कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन, उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। इट मेनली अकर इन सिरोसिस, ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सिरोसिस में। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो रही है यार? मैंने बताया ना वो स्कार टिश्यू बन रहा है, आपने वो डायग्राम देखी, वहां पे स्कार्स बन रहे हैं, स्कार टिश्यूज बन रहे हैं, फाइब्रॉइड हो रहा है, फाइब्र, तो जो सर्कुलेशन थी वो रुकेगी ना, तो नैरो हो जाएगी, आपकी पाइप्स नैरो हो जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बढ़ जाएगी, और वहां पे जो है वहां पे किसके चांसेस होंगे? हेमेटोएमेसिस के चांसेस ज्यादा होंगे, ज्यादा ब्लड लॉस के चांसेस होंगे। तो होगा क्या? इट मेनली अकर इन सिरोसिस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसाइटिस, जिसकी वजह से एसाइटिस होगा, लीकेज ज्यादा होगी, एसाइटिस होगा। स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन अपना साइज बढ़ा देगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ वेरिसिस, फॉर्मेशन ऑफ वेरिसिस मतलब वेरिसिस कॉज अपर जीआईटी ब्लीडिंग। तो अपर जीआईटी में जो है आपका अपर जीआईटी सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाला जो सिस्टम है आपका, डुओडेनम, स्टमक, इसोफेगस, उनमें क्या होगा? अपर जीआईटी सिस्टम में क्या होगा? ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, जिसको हम हेमेटोएमेसिस कहते हैं, में अकर ड्यू टू रप्चर गैस्ट्रोइसोफेजल वेरिसिस। अब गैस्ट्रोइसोफेजल वेरिसिस क्या है? गैस्ट्रोइसोफेगस के अंदर जो वेन्स हैं, वेसल्स हैं, उनके अंदर जो है वो प्रेशर की वजह से वो
फट जाती हैं जिससे कि ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस हमने इसमें पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HPSSC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है, द कॉज ऑफ एसाइटिस इन सिरोसिस ऑफ लिवर इज। तो ये जो एसाइटिस हो रहा है सिरोसिस ऑफ लिवर में, इसका मेन कॉज है क्या? तो ये क्या है अभी हमने पढ़ लिया। तो क्या कॉज है? पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है जिसकी वजह से एसाइटिस की कंडीशन होती है। पढ़ा हुआ है सारा। तो एसाइटिस इज द एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्युमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की, इसको हम क्या बोलते हैं? एसाइटिस। तो एसाइटिस को ध्यान से देखो, बहुत प्यारी डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि एसाइटिस क्या है। एसाइटिस बेसिकली एबनॉर्मल एक्युमुलेशन है फ्लूइड का, एबनॉर्मली फ्लूइड जमा हो रहा है किसमें? पेरिटोनियल कैविटी में, इसको हम एसाइटिस बोलते हैं। कॉजेज ऑफ एसाइटिस आर पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है, कॉज्ड बाय पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, किसकी वजह से? पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। प्रोटीन डेफिशिएंसी, मेनली एल्बुमिन। अब याद रखना, एल्बुमिन प्रोटीन, लिवर जो है एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। ये एल्बुमिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एल्बुमिन प्रोटीन की जब कमी होती है, इसकी वजह से भी एसाइटिस होता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, लिम्फ सिस्टम की ड्रेनेज है, वहां भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में डिस्टर्बेंस हो जाता है। एज इन सोडियम रिटेंशन, क्योंकि सोडियम की रिटेंशन हो रही है, नमक ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो जाता है। और इन्फेक्शन विद इन द पेरिटोनियम, और या तो इन्फेक्शन हो पेरिटोनियम में। क्या क्या रीजंस हैं एसाइटिस के, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ध्यान से हर एक रीजन को पढ़ना और आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्स बठिंडा से आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। पीजीआई रोहतक 2015 में भी ये सवाल आया है। तो क्वेश्चन क्या है? द प्राइमरी कॉज ऑफ एब्डोमिनल एसाइटिस इन अ पेशेंट विद सिरोसिस ऑफ लिवर इज। ये कह रहा है कि प्राइमरी कॉज बताओ एब्डोमिनल एसाइटिस का पेशेंट में जिसको सिरोसिस ऑफ लिवर है। तो उसमें क्या आएगा? इंक्रीज वैसोप्रेसिन लेवल, इंक्रीज सोडियम, सीरम सोडियम लेवल, डिक्रीज सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल, या डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल। मैंने आपको पहले बताया कि एल्बुमिन प्रोटीन की कमी की वजह से भी एसाइटिस होता है, तो पीछे एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था। तो डी इसका आंसर आ जाता है। सीरम प्रोटीन लाइक एल्बुमिन इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, सो एल्बुमिन लेवल डिक्रीज ड्यू टू डिजीज्ड लिवर। तो लिवर डिजीज्ड है, लिवर बीमार है, वो प्रॉपर जो है बना नहीं पा रहा। क्या नहीं बना पा रहा? ये एल्बुमिन नहीं बना पा रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HPSSC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? ए 47-year-old मैन विद लिवर फेलियर। अब 47 साल का कोई बूढ़ा है हमारे सामने, आदमी है जो कि जिसको लिवर फेलियर हो चुका है। हु हैज डेवलप्ड एसाइटिस, उसको एसाइटिस भी हो गया है। द नर्स अंडरस्टैंड दैट एसाइटिस इज ड्यू टू, एसाइटिस किसकी वजह से हो गया है? तो ये बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी। डिहाइड्रेशन से नहीं होता, डिहाइड्रेशन कहाँ, पानी इतना भरा हुआ है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से भी नहीं, और विटामिन डेफिशिएंसी नहीं। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी जो कि एल्बुमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन आपका नेक्स्ट DSSB स्टाफ नर्स 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लैक्टुलोज इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट विद हेपेटिक एनकेफेलोपैथी 2। अब एनकेफेलोपैथी क्या है वो भी आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो लैक्टुलोज दे रहे हैं। लैक्टुलोज जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर पेशेंट के लिए जिसमें हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हुई है। किसके लिए? 2। याद रखना, ये बेसिकली होता क्या है? अमोनिया बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, NH3 अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला याद रखना। हमारी बॉडी में जो वेस्ट है ना, मैं थोड़ा मोटे तौर पे आपको चीजें समझाऊं। होता क्या है बेसिकली, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में बन रहा है, देखो हमने फूड लिया, ठीक है, उस फूड को हमने डाइजेस्ट किया डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो न्यूट्रिएंट्स थे ये दे दिए हमने सेल्स को। अब सेल ने क्या किया? इन न्यूट्रिएंट्स का यूज करके एनर्जी बनाई। ठीक है, सभी सेल्स एनर्जी बना रहे हैं, इसी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बट इस सब में एक वेस्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, अब ये अमोनिया को बाहर निकालना होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये, इसको बाहर निकालना होता है बॉडी से। अब इस अमोनिया को डायरेक्टली हम बाहर नहीं निकाल सकते। बेसिकली अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए, हमारे पास उतना वाटर नहीं होता। तो इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। ठीक है, अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? यूरिया में। अब यूरिया में हम कन्वर्ट करके फिर यूरिन बना के किडनी के थ्रू फिल्टर करके हम इसको बाहर निकालते हैं। कुछ एनिमल्स यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह। जो ये एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं आपके, जो आपकी फिश वगैरह हैं, वो अमोनिया निकालते हैं डायरेक्टली, हम यूरिया निकालते हैं।
और बर्ड्स जो हैं वो यूरिक एसिड निकालते हैं, समझ आ गया। तो हमको ये नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना होता है। अब होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि लिवर जब खराब हो गया, लिवर डिसफंक्शनिंग हो गई, वो अमोनिया को, ये जो अमोनिया था ना, इसको यूरिया में कन्वर्ट करने का काम ही लिवर का था। तो जब लिवर ये कर ही नहीं पाएगा तो बॉडी में कौन बढ़ेगा, अमोनिया बढ़ेगा। और ये अमोनिया क्या करता है ना, ये अमोनिया हमारे सीएनएस पे इफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, और हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है, उस पर इफेक्ट होता है, डायरेक्टली फंक्शनिंग पे अटैक होता है। क्लियर। तो ये कह रहा है कि लैक्टुलोज जो है इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट, लैक्टुलोज डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है विद हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का मतलब ही सीधा हो गया, हेपेटिक लिवर की डिजीज की वजह से उसके ब्रेन की डिसफंक्शनिंग हो रही है, इसको बोलेंगे हेपेटिक एनकेफेलोपैथी 2। किसके लिए, इंक्रीज करेंगे प्रोटीन लेवल को, इंक्रीज करेंगे ग्लूकोज लेवल को, डिक्रीज करेंगे सीरम अमोनिया लेवल को, या डिक्रीज करेंगे, देखो डिक्रीज किसको करना है, अमोनिया लेवल को। तो डिक्रीज द सीरम अमोनिया लेवल, सीरम में अमोनिया लेवल को डिक्रीज करता है कौन, लैक्टुलोज करता है। मैंने आपको बताया कि जिस क्या वेस्ट हमारी बॉडी में होता है तो अमोनिया को निकालना है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है लिवर। अब लिवर ही डिसफंक्शन हो गया है जिस वजह से अमोनिया बढ़ जाता है। तो हम लैक्टुलोज जब पेशेंट को देते हैं तो लैक्टुलोज क्या करता है, बेसिकली लैक्टुलोज डिक्रीज करता है सीरम अमोनिया को, अमोनिया के लेवल को। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी जो कि पोर्टल सिस्टमिक एनकेफेलोपैथी है, इज अ ब्रेन डिसफंक्शन अकर इन पेशेंट विद एंड स्टेज हेपेटिक फेलियर। जब एंड स्टेज हेपेटिक फेलियर होगा तो ब्रेन डिसफंक्शन होगा, जिसको हम एनकेफेलोपैथी कहते हैं। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो देखो, बिकॉज द डिजीज लिवर फेल टू डिटॉक्सिफाई न्यूरोटॉक्सिन अमोनिया, जो न्यूरोटॉक्सिन अमोनिया है उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है। सो अमोनिया स्टार्ट टू एंटर इनटू सीएनएस, ये सीएनएस के अंदर थ्रू ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सीएनएस के अंदर चले जाता है अमोनिया। और वो क्या कॉज करता है, वही कॉज करता है बाद में जो ब्रेन डिसफंक्शंस होती हैं, तो वो कॉज करना स्टार्ट करेगा। सीएनएस में चले गया तो आप क्या यार, बेड़ा गर्क है। पूरी बॉडी आपकी किससे कंट्रोल हो रही है, इस माथे से कंट्रोल हो रही है, दिमाग से कंट्रोल हो रही है, सीएनएस में ही घुस गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अमोनिया, टॉक्सिन ही वहां घुस गए, तो अब तो दिक्कत ही दिक्कत है, न जाने कितनी दिक्कत, कितनी कॉम्प्लिकेशंस देगा। तो लैक्टुलोज जो है, लैक्टुलोज इज सिंथेटिक डाइसैकेराइड यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन एंड हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। जो लैक्टुलोज है ये सिंथेटिक डाइसैकेराइड है जो हम यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन में और हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग सीरम अमोनिया लेवल बाय। अब ये सीरम अमोनिया लेवल को डिक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, तो सबसे पहला पॉइंट, ये डिक्रीज करेगा पीएच ऑफ बाउल। बाउल का जो पीएच है, देखो बाउल कौन सा था, ये बाउल में पढ़ा चुका हूं आपको, जो आपके स्टमक के अंदर खाना है वो बोलस ऊपर से जो आ रहा है बोलस, जो बाउल जो है ये बाउल के पीएच को कम करता है, जो पीएच उसका बाउल का उसको कम करेगा, ठीक है। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जो आपका इंटेस्टाइन का फ्लोरा अमोनिया बना रहा था, उस अमोनिया के बनने को कम करता है डायरेक्टली, उस पे ही इफेक्ट डाल देता है। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया बाय फीसिस। अब अमोनिया जो है वो फीसिस के थ्रू निकलवाना स्टार्ट करता है, जबकि अमोनिया जो है, मैंने आपको बताया था, जो अमोनिया है NH3 इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, फिर इस यूरिया को दिया जाएगा किडनी को, किडनी इसको फिल्टर करके यूरिन बनाएगी, ठीक है, और यूरिन को हम बाहर निकालते हैं। तो किस रास्ते से निकल रहा था, ये यूरिन के रास्ते निकल रहा था। अब यहाँ पे इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया बाय फीसिस, फीसिस के रास्ते भी निकाल रहे हैं हम किसको, फीसिस के रास्ते भी हम अमोनिया को निकाल रहे हैं। एक चीज है, आपको पता है जो हमारा फीसिस है उसका जो येलो कलर है वो किस वजह से होता है, तो बिलिरुबिन की वजह से होता है, याद रखना। अब एनकेफेलोपैथी क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से एक वो बनाया हुआ है पॉइंट। तो देखो एनकेफेलोपैथी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तो बेसिक अगर नहीं पता तो ध्यान से समझो। एनकेफेलोपैथी क्या है, एनकेफेलोपैथी इज ए ब्रॉड टर्म फॉर एनी डिजीज, कोई भी डिजीज जो डैमेज करती है और मॉल फंक्शन करती है, दैट काज अल्टरिंग ब्रेन फंक्शन। मतलब कोई भी डिजीज, कोई भी डिसफंक्शन, कोई भी डैमेज, कोई भी मॉल फंक्शन जो कॉज करता है या ऑल्टर करता है हमारे ब्रेन के फंक्शन को, उसको हम कहते हैं एनकेफेलोपैथी। करेक्टराइज्ड बाय सिम्टम लाइक कंफ्यूजन, पेशेंट कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अल्टर्ड मेंटल स्टेट अल्टर्ड है, उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बात हो रही है, मेमोरी लॉस, भूल रहा है, ठीक है। एंड पर्सनैलिटी चेंजेस, और पर्सनैलिटी एकदम से पर्सनैलिटी चेंज हो गई, हमें समझ ही नहीं आ रहा है ये इस तरह का इंसान तो था ही नहीं, ये क्या हरकतें कर रहा है। तो ये सारी चीजें एनकेफेलोपैथी में हमको देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो DEMR महाराष्ट्र का ये क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है,
ए क्लाइंट विद एडवर्स्ड सिरोसिस ऑफ द लिवर इज नॉट टॉलरेटिंग प्रोटीन वेल। अब है क्या, एक क्लाइंट जो है जिसमें एडवर्स सिरोसिस की कंडीशन हो गई है लिवर की, वो अब प्रोटीन टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, एज एविडेंट बाय एबनॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यू। और हमको कैसे पता चल रहा है कि प्रोटीन टॉलरेट नहीं कर रहा है, जो हम उसकी लैब वैल्यूज देख रहे हैं वहां से हमको पता चल रहा है। नर्स एंटिसिपेट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन विल बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्लाइंट। तो कौन सी मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब की जाती है क्लाइंट को, तो अभी हमने पढ़ा है लैक्टुलोज जो है हम देते हैं, ताकि लैक्टुलोज हम उसको देते हैं ताकि उसके फीसिस के थ्रू बाहर निकल आए क्या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया वगैरह, वो कंडीशन ठीक करने के लिए। तो ये पहले पढ़ा हुआ है, इसको क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं, अभी लैक्टुलोज के बारे में हमने जाना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है झारखंड मेडिकल कॉलेज, आपका 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, साइन प्रेजेंट इनटू हिपैटिक कोमा। हिपैटिक कोमा हो गया, हुआ क्या, हिपैटिक कोमा बेसिकली याद रखो सीधा जॉइंडिस होता है, जो येलो अपीयरेंस हो जाती है, इसको हम स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, ICTERUS, ठीक है, इक्ट्रस स्ट्रेस जो आपने प्रोनाउंस करना है। देखो किस तरह से, ये देखो पीली आंखें हो गई हैं, पीली शक्ल हो गई है, पीला फेस हो गया है, तो ये पीलिया, जिसको हम पीलिया बोलते हैं, जॉइंडिस बोलते हैं। तो होता क्या है, कोमा ड्यू टू पोर्टल सिस्टमिक एनकेफेलोपैथी, जो पोर्टल सिस्टम है उसमें एनकेफेलोपैथी हो गई है, कॉल्ड हिपैटिक कोमा। इसको हम क्या कहते हैं, हिपैटिक कोमा कहते हैं। स्ट्रेस मींस जॉइंडिस, तो स्ट्रेस क्या है, बेसिकली ये जॉइंडिस है। येलो स्टेनिंग ऑफ बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड, तो फ्लूइड भी येलो ही का आएगा और बॉडी स्टेन भी होगी वो येलो होगी, विच इज कॉमन साइन ऑफ हिपैटिक कोमा। ये कॉमन साइन है किसका, हिपैटिक कोमा का। मतलब जो स्ट्रेस है वो क्या है, बेसिकली जॉइंडिस है, और ये कॉमन साइन है किसका, हिपैटिक कोमा का। तो डिपोजिशन ऑफ यूरिया क्रिस्टल ऑन द स्किन फॉर्म एवोपरेशन ऑफ स्वेट इन अ पेशेंट whose kidney are severely impaired called यूरेमिया फ्रॉस्ट। अब ये देखो ऑप्शन में क्या क्या था आपको, स्ट्रेस तो बता दिया, अब यूरेमिया फ्रॉस्ट क्या है, ठीक है, अर्टिकेरिया क्या है, और हिमेनोगोमिया क्या है, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स हैं क्या, बेसिकली जब डिपोजिशन हो जाती है यूरिया क्रिस्टल्स की, किसके ऊपर, स्किन के ऊपर, फॉर एवोपरेशन ऑफ स्वेट, किसके लिए, एवोपरेशन ऑफ स्वेट इन अ पेशेंट whose kidney are severely impaired, जो किडनी उसके खास काम नहीं कर रही हैं, इंपेयर्ड हो चुकी हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूरेमिक फ्रॉस्ट। दूसरी टर्म क्या थी हमारे पास, दूसरी टर्म थी हमारे पास अर्टिका, ठीक है, अर्टिकार या अर्टिकर। अर्टिकर इज एन एलर्जिक रिएक्शन मार्क्ड बाय मल्टीपल स्वेलिंग ऑन द स्किन, मल्टीपल स्वेलिंग हो रही है स्किन की, स्किन के ऊपर, दैट आर इंटेंसली इची एंड लास्ट अप टू 24 आवर्स। इची है, खारिश होगी और 24 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी, इसको हम अर्टिकर बोलते हैं, अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया। नेक्स्ट है ए बिनाइन ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ डायलेटेड ब्लड वेसल, एक बिनाइन ट्यूमर है, ट्यूमर अभी बिनाइन है, कैप्सूल के अंदर है, ठीक है, कैंसर है ये, ब्लड वेसल एंड ऑफन एनकैप्सुलेटेड विद इन अ फाइब्रस शेल कॉल्ड हेमनगोमिया, ठीक है, हेमगोमिया, हेमनगोमिया, जो भी आपने इसको प्रोनाउंस करना है, HEMNGIO, हेमनगायोमा, ठीक है, या हिमगायोमा, जो भी आपने प्रोनाउंस करना है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एग्जाम ESIC स्टाफ नर्स 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन इन हेपेटिक एनकेफेलोपैथी इज, तो अमोनिया का बढ़ना यार, देखो जरा क्या है, हाई प्रोटीन डाइट, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरीमिया, एक्सेसिव डायूरेसिस। अब एक्सेसिव डायूरेसिस कहाँ, डिहाइड्रेशन वगैरह ये तो होती नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन इन हेपेटिक एनकेफेलोपैथीज, ये क्या है, सिरोसिस ऑफ लिवर विद पोर्टल हाइपरटेंशन, हाँ ये एक आंसर लग रहा है मुझे। और दूसरा क्या है, हाई प्रोटीन डाइट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या यूरेमिया, हाँ यूरेमिया भी इसकी कंडीशन हो सकती है, हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, सम मेडिकेशन, फेवर, ये भी नहीं है। तो पूछा क्या है, देखो दो में कंफ्यूजन है, मुझे पता है कि ये आपको आंसर लग रहा है, सिरोसिस ऑफ लिवर विद पोर्टल हाइपरटेंशन, ये कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन इन हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी होगा कब, जब सिरोसिस हो चुका होगा पेशेंट को, उसके बाद ये कंडीशन आएगी। तो सिरोसिस ऑफ लिवर तो है ही है पेशेंट को, पोर्टल हाइपरटेंशन है ही है, उसकी वजह से ही तो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी होगी। लेकिन है क्या, ये कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन। ब्रेन डिसफंक्शन कब होगा, जब पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लिवर, पोर्टल हाइपरटेंशन है, और अब वो हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है, यूरेमिया की कंडीशन आ रही है, तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन में समझो, ध्यान से समझो।
One of the main cause of brain dysfunction in patient with hepatic encephalopathy is the accumulation of ammonia in the blood. एमोनिया की accumulation blood में होती है, जिसकी वजह से ये मेन कॉज बनता है ब्रेन का डिस्फंक्शन का, which may be due to high protein diet. अब देखो प्रोटीन में ही तो है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोटीन से ही तो बनेगा, तो प्रोटीन अगर हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूरिमिया है, यही तो रीजन बनेगा ब्रेन डिस्फंक्शन का. नेक्स्ट, बिकॉज हाई प्रोटीन डाइट एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्रीज एमोनिया प्रोडक्शन, इसकी वजह से एमोनिया प्रोडक्शन बढ़ेगा, विच इज वेरी टॉक्सिक फॉर नर्वस सिस्टम. एमोनिया जो है टॉक्सिक है नर्वस सिस्टम के लिए, तो वहीं से तो एनकेफेलोपैथी की कंडीशन आएगी. यूरेमिया मीन्स इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंटेनिंग वेस्ट. यूरेमिया क्या है? यूरेमिया बेसिक यूरेमिया मीन्स इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू, इंटॉक्सिकेशन होती है, एक्युमुलेशन होती है नाइट्रोजनस कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट इनटू ब्लड लाइक यूरिया. अब देखो ब्लड के अंदर जब यूरिया आ जाए, ब्लड के अंदर भर भर के यूरिया बन जाए, उस कंडीशन को हम यूरेमिया बोलते हैं. एमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एटसेट्रा. अब हो क्या रहा है? यूरेमिया मींस इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन हो रही है, ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स आ रहे हैं ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट. नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट ब्लड के अंदर बढ़ रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स इनटू ब्लड लाइक यूरिया, एमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एटसेट्रा. इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे जो है, RUHS पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2013 और ST कोई एग्जाम है, STIML ST 2010 में पूछा गया है. सवाल क्या है? Which of the following food should be removed from the dietary tray of a patient who has hepatic encephalopathy? अब हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है पेशेंट को, उसकी ट्रे में से, खाने की ट्रे में से क्या हटाएंगे हम? प्रोटीन हटाएंगे. तो इनमें से प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है? एग में होता है, तो एग हटा देंगे, ज्यादा क्या सोचना. डाइट ऑफ पेशेंट suffering with hepatic encephalopathy should be contain less amount of protein, for example egg, meat, ठीक है, milk product, meat etc, because diseased liver is unable to convert high toxin ammonia produced by जो डीएमिनेशन होती है, डीएमिनेशन होती है किसकी? प्रोटीन की, इनटू लेस टॉक्सिन यूरिया. तो यूरिया में मतलब ये जो एमोनिया था NH3, इसको यूरिया में जो कन्वर्ट करना है वो ही नहीं हो पाएगा. ये अमोनिया बन कैसे रहा है? जब हम प्रोटीन की क्या करते हैं? जब हम प्रोटीन की डीएमिनेशन करते हैं, तो प्रोटीन टूटता है, वो एनर्जी निकाल के तो अमोनिया वेस्ट बनता है, वो बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, SIC स्टाफ नर्स 2016. अभी कुछ क्वेश्चन निपटा देते हैं, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं, थोड़ा लंबा भी हो गया है. एक्चुअल में आज मेरा फास्ट है तो मेरा गला भी सूख रहा है, चलो कोई बात नहीं. आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या है. अब SIC स्टाफ नर्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इन केस सफरिंग hepatic encephalopathy the dietary protein intake should be restricted to less than. अब ये कह रहा है अगर किसी पेशेंट सफर कर रहा है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी से, तो हम उसको प्रोटीन कितना देंगे, उसकी डाइट में कितना प्रोटीन इनटेक रखेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे. याद रखना उस पेशेंट में हम सिर्फ 20 ग्राम पर डे देंगे. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कितना चाहिए होता है? तो याद रखना 0.8 ग्राम पर केजी. ठीक है, 0.8 ग्राम पर केजी पर डे. एक दिन में 0.8 ग्राम पर केजी, आपका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग 0.8 ग्राम पर केजी पर डे आपको चाहिए होता है प्रोटीन. ठीक है, इंडिया तो बिल्कुल प्रोटीन डेफिशिएंट है. हम खा क्या रहे हैं? चावल, दाल, फुलके में सिर्फ कार्ब, है ना, चावल में सिर्फ कार्ब, तो राइस और ये सब चीज़ों में हम फंसे हुए हैं, तो कार्ब्स हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंट है. इसलिए आप देखोगे मैक्सिमम जो इंडियन सिटीजन है, मैक्सिमम इंडियंस को देखो आप, पेट निकला हुआ है, क्योंकि कार्ब भर भर के खाए जा रहे हैं. ठीक है, तो आंसर भी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. तो प्रोटीन इनटेक शुड बी reduced to 15 to 25 gram per day into hepatic encephalopathy if blood ammonia level greater than 200 microgram per dl, because ammonia is formed during protein metabolism. ammonia कब बनता है? जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा. एंड ammonia increase severity of hepatic encephalopathy. यही ammonia जो है severity कॉज करता है एनकेफेलोपैथी की. अब आप एक ही क्वेश्चन को देखो, कहाँ घूम रहे हैं हम? एनकेफेलोपैथी, एमोनिया, एनकेफेलोपैथी, एमोनिया, यही घूम रहा है एग्जामिनर. जब हम सिरोसिस पढ़ रहे हैं, सिरोसिस से कितने ही क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से बना रहा है. तो आप देख सकते हो इन PYQs का यही बेनिफिट है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उस टॉपिक में वो किस पोर्शन पे ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो LNJP स्टाफ नर्स दिल्ली
13 का क्वेश्चन है, क्या है? इनएबिलिटी ऑफ द लिवर टू मेटाबोलाइज एंड रिमूव बिलिरुबिन फ्रॉम द बाइलरी सिस्टम इज। अब ये कह रहा है इनएबिलिटी हो गई है लिवर की, वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, नहीं निकाल पा रहा है बिलिरुबिन को फ्रॉम द बाइलरी सिस्टम इज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हिपेटोसेलुलर जॉइंटिस कहते हैं। याद रखना, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? हिपेटोसेलुलर जॉइंटिस। इज इट क्लियर? तो देखो क्या होता है हिपेटोसेलुलर जॉइंटिस और कितने तरह के होते हैं जॉइंटिस, वो भी इसी स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन स्लाइड है, जहां से 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो देखो जॉइंटिस क्या है? जॉइंटिस इज मेनली ऑफ 3 टाइप, 3 तरह का होता है। दैट इज हिपेटोसेलुलर, जो कि हिपैटिक जॉइंटिस, अभी हमने देखा बिलिरुबिन नहीं निकल रहा है। जॉइंटिस हीमोलिसिस, हीमोलिटिक, जो कि प्री हिपैटिक होता है, प्री हिपैटिक हीमोलिटिक जॉइंटिस। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, बाइल निकल नहीं पा रहा है पूरी तरह से, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, उसकी वजह से बॉडी में जो है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ रही है, जॉइंटिस हो रहा है। जो हिपेटोसेलुलर हिपैटिक वाला जो था, इसमें क्या है? तो हिपेटोसेलुलर हिपैटिक जॉइंटिस मींस जॉइंटिस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ लिवर टू रिमूव कंजुगेटेड और मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सेस बिलिरुबिन। जो एक्सेस बिलिरुबिन है, जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, जो एक्सेस बिलिरुबिन है, उसको रिमूव ही नहीं कर पा रहा है हमारा लिवर इन कंडीशन लाइक हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर। तो जब हेपेटाइटिस होता है, सिरोसिस ऑफ लिवर वाली कंडीशन आती है, तो जो बिलिरुबिन है उसको, बिलिरुबिन बन क्यों रहा है? जब आरबीसी जो है आपका, जो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, इसकी लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। उसके बाद ये आरबीसी टूटता है, आरबीसी जब टूटता है इसमें से हीम ग्रुप निकलता है, जिससे बिलिरुबिन बनता है। अब इसी बिलिरुबिन को बाहर निकालना था। अब ये बाहर निकलेगा कैसे? लिवर क्या करता है? लिवर बिलिरुबिन बाइल साल्ट बनाता है, वहां के थ्रू बाहर निकालना था। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि कंडीशन हेपेटाइटिस हो गया है, लिवर सूज गया है, सिरोसिस ऑफ लिवर की कंडीशन है, जिसमें क्या हो रहा है कि लिवर जो है इनेबल हो चुका है रिमूव करने के लिए कंजुगेटेड और मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सेस बिलिरुबिन को बाहर ही नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, जो कि ग्लूरानिक एसिड, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ग्लूरानिक एसिड which is produced by liver is essential to make the fat soluble bilirubin, जिसको हम अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते थे, फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन को इनटू वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन। और फैट सॉल्युबल था, इसको वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन बनाना था। फैट सॉल्युबल मतलब अनकंजुगेटेड, वाटर सॉल्युबल मतलब कंजुगेटेड। फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट सॉल्युबल जो है वो इनडायरेक्ट है, वाटर सॉल्युबल डायरेक्ट हो जाता है। तो कंजुगेटेड और डायरेक्ट बिलिरुबिन बना ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ग्लूटानिक एसिड। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन कैन बी एक्सक्रीटेड बाय किडनी। जो डायरेक्ट बिलिरुबिन था उसको हम किडनी के थ्रू बाहर निकाल रहे थे। तो जो आपका यूरिन, उसका येलो कलर, पेल येलो कलर, एम्बर कलर होता है, या आपका जो फीसिस है जिसका येलो कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो इसी बिलिरुबिन की वजह से होता है, क्योंकि ये बाहर निकालना होता है बॉडी में। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल कहाँ पे पूछा गया है आपको? ये बीएसएफ स्टाफ नर्स 2014 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम ऑफ जॉइंटिस। जॉइंटिस के क्या सिम्टम है? डार्क कलर स्टूल होता है, व्हाइट कलर स्टूल होता है, रेड कलर स्टूल होता है, क्ले कलर स्टूल होता है। याद रखना, क्ले कलर स्टूल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, व्हाइट साइड कुछ नहीं होता, तो क्ले कलर का स्टूल हो जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस काज्ड बाय बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है, ये बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल जो निकल रहा था उसमें पाइप में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कॉज कॉन्जुगेटिव और डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनिया। अब देखो कॉन्जुगेटिव, अब ये बाइल तो बन गया था, बाइल के अंदर जो बिलिरुबिन था वो डायरेक्ट हो चुका था, क्योंकि इसको कंजुगेट कर दिया था ग्लूटानिक एसिड ने। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन जॉइंटिस में क्या हुआ है कि बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कॉज कॉन्जुगेटिव और डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनिया, in which the conjugated bile pigment dissolve in the urine। जो conjugated bile pigment है अब वो यूरिन में डिजोल्व हो रहा है। so urine become bright green और dark color। तो यूरिन जो है ब्राइट ग्रीन हो गया या डार्क कलर का हो गया। बिलिरुबिनिया इसको हम बोलते हैं, बिलिरुबिनिया, बिलिरुबिन यूरिया। ठीक है, बिलिरुबिन यूरिया। बट स्टूल अपियर्स ग्रे कलर। अब स्टूल में जा ही नहीं रहा है बिलिरुबिन, तो जिससे येलो होना था वो ग्रे हो गया, क्ले कलर हो गया, लाइट कलर हो गया, और व्हाइट ड्यू टू डेप्रीवेशन या एब्सेंस ऑफ बाइल पिगमेंट। इसमें अब बाइल पिगमेंट ही नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो आना कहां से था बाइल पिगमेंट ने? ये बेसिकली बाइल आ कहां से लाया? लिवर से आ रहा था, लिवर की। ठीक है, लिवर की डक्ट से आ रहा था, ये सिस्टिक डक्ट थी गॉल ब्लैडर की। अब यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये जो बाइल था ये कहाँ रह गया? पाइप के अंदर रह गया। यहीं से डायरेक्टली ये ब्लड में जा रहा है। ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? ब्लड के थ्रू ये किडनी के पास जाएगा,
किडनी इसका यूरिन बनाएगा और अब यूरिन के थ्रू निकल रहा है, यूरिन ग्रीन कलर का आ रहा है। अब इसने अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती तो ये कहाँ चले जाता, ये ड्यूडिज्म के अंदर चले जाता, मतलब जीआई सिस्टम के अंदर चले जाता, और जो आप फीसिस निकालते वो फीसिस येलो कलर का निकलता, तो नॉर्मल कंडीशन होती, बट ये ऐसा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो स्टूल है वो किस कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का कलर, जो कलर्ड हो जाता है, लाइट कलर्ड हो जाता है व्हाइट, ड्यू टू वहां पे बाइल होता ही नहीं। इज इट क्लियर? अब होमवर्क के लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जल्दी से इसको रीड करो, जल्दी से इसका आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कॉज ये डिस्कस हो चुके हैं बहुत बार ये डिस्कस हो चुका है, तो ये अब आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ये राक एमएससी नर्सिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज कलेक्टिंग डाटा फॉर अ पेशेंट हु डेवलप्स जॉइंडिस एंड डार्क एम्बर कलर यूरिन। अब देखो ये कह रहा है कि एक नर्स जो है डाटा कलेक्ट कर रही है एक पेशेंट से जिसने क्या डेवलप कर रहा है, जॉइंडिस हो गया है उसको, और उसका डार्क एम्बर कलर यूरिन आ रहा है। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द कॉज ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन। अब जो उसमें डार्क यूरिन आ रहा है, एम्बर कलर यूरिन आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन क्या है, किस वजह से ये हो रहा है, तो बेसिकली बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो वही है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें ज्यादा क्या ही एक्सप्लेन करना था मुझे, क्योंकि करवा चुका हूं पीछे, बहुत बार ये चीज बता चुका हूं। क्लियर? अब एक चीज मैं आपको बताऊं, जहां पे आपको लगता है मैं थोड़ा फास्ट हो गया यार, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो, आपके पास ऑप्शन है। कोशिश मैं करता हूं कि हर एक चीज को बहुत सिंपल करके बताऊं, तब भी अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है वो वीडियो को पीछे करके देखे, और ज्यादा दिक्कत आती है कमेंट करे, कमेंट में आंसर दे दूंगा। अगर मुझे बहुत ज्यादा मतलब लगा कि कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स को है, तो जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा सा पिछले लेक्चर का जो डाउट था वो भी क्लियर कर देंगे। इज इट क्लियर? जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका ग्रुप एक क्रिएट होगा, वैसे वैसे हम एक काम किया करेंगे, वीक में या 10 दिन में एक बार, ऐसा टीम मुझे सजेस्ट कर रही है कि 10 दिन में एक बार हम क्या करेंगे, जूम पे एक क्लास लिया करेंगे जिसमें हम आपके सिर्फ डाउट डिस्कस किया करेंगे। ठीक है? तो जूम मीटिंग अभी पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा प्लान हम कर रहे हैं, देखते हैं कब तक होगा, थोड़ा स्टूडेंट्स का नंबर बढ़े, सीरियस स्टूडेंट्स का एक बैच तैयार हो, फिर हम जूम पे भी आपका एक सेशन लिया करेंगे जिसको हम डाउट सेशन, या यूट्यूब पे लाइव सेशन ले लिया करूंगा मैं। ठीक है? जिसमें सिर्फ आपके डाउट डिस्कस किया करेंगे, वाईटी पे ले लिया करेंगे ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एग्जाम इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2016 में पूछा गया है। अ पेशेंट हैज कम टू वार्ड आफ्टर लिवर बायोप्सी। अब लिवर की बायोप्सी हुई है, लिवर में चेकिंग, और बायोप्सी होता क्या है, बेसिकली बायोप्सी एक नीडल के थ्रू टिश्यू को बाहर निकाला जाता है। ठीक है? इतना याद रखो कि बायोप्सी, अब ये बायोप्सी को डिटेल में जब हम ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे, वहां बताऊंगा। तो लिवर बायोप्सी की है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व फर्स्ट, तो क्या सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर देखेंगे पेशेंट का, स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन करेंगे, एडमिनिस्टर मेडिकेशन करेंगे, या प्लेस क्लाइंट ऑन राइट साइड। याद रखना जब भी लिवर बायोप्सी करते हैं तो पेशेंट को हम ले डाउन राइट साइड करवा देते हैं, राइट साइड जिस साइड पंक्चर हुआ है उसी साइड हम उसको लेटाते हैं, ताकि वहां पे जो है एक प्रेशर जनरेट हो, ब्लीडिंग के खतरा ना बढ़े, तो इसलिए आंसर इसका आ जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन में और डिटेल में कुछ 2-4 पॉइंट देखेंगे। तो देखो, आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ लिवर बायोप्सी assess the client into a right lateral position with a small pillow, छोटा सा पिलो उसके नीचे रखेंगे, या टावल फोल्ड करके रखेंगे, फोल्डेड टावल अंडर द पंक्चर। तो कहां पे रखेंगे वो जो फोल्डेड टावल या छोटा सा पिलो, जहां पे पंक्चर किया था राइट साइड, वहीं पे उसके नीचे रखेंगे, ताकि वहां पे क्या होगा, एट लीस्ट 3 आवर्स टू प्रोवाइड प्रेशर। 3 घंटे के लिए रखेंगे, कब कितने के लिए, लगभग 3 घंटे के लिए, ताकि वहां पे प्रेशर प्रोवाइड हो टू द साइट ऑफ प्रिवेंट ब्लीडिंग, क्योंकि लिवर के अंदर ना बहुत सारी वेसल्स हैं, बहुत सारी सर्कुलेशन चल रही है माइनर सी, तो वहां ब्लीडिंग हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए जो है हम उसको राइट साइड पोजीशन में रखते हैं, और उसके नीचे एक पिलो भी रखेंगे या छोटा सा टॉवल रखेंगे ताकि प्रेशर बना रहे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीजीआई चंडीगढ़ स्टाफ नर्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉलोइंग अ लिवर बायोप्सी द हाईएस्ट प्रियोरिटी असेसमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन इज टू चेक। मतलब देखो, लिवर बायोप्सी के ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन आ गए, एक तो आ गया कि आगे हम उसको क्या पोजीशन देते हैं, दूसरा अब आ गया कि हमने लिवर बायोप्सी की है तो हाईएस्ट प्रियोरिटी असेसमेंट, सबसे पहले कौन सी असेसमेंट हम हाईएस्ट प्रियोरिटी में रखेंगे पेशेंट की, जो हम उसको चेक करेंगे, तो क्या हम हेमरेज को चेक करेंगे, या अनइवन रेस्पिरेटरी पैटर्न को देखेंगे, पेन को देखेंगे, या पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा तो बिल्कुल नहीं आएगा, पेन थोड़ी बहुत होगी, इसको भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अनइवन रेस्पिरेटरी, इन दो में अब आपको कंफ्यूजन बनेगा, और ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि अनइवन रेस्पिरेटरी पैटर्न पे ज्यादा जाएगा, कॉज एबीसी आपने पढ़ा हुआ है ना, एयरवे ब्रीथिंग, तो यहाँ पे प्रियोरिटी हमको एयरवे ब्रीथिंग का कोई लेना देना उतना खास नहीं होता, हेमरेज को हमको देखना होता है कहीं ब्लीडिंग ना आ जाए।
ठीक है, लिवर बायोप्सी में हम हेमरेज को देखते हैं। इज इट क्लियर? तो बिकॉज लिवर इज हाईली वेस्कुलर एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन, सो आफ्टर द, तो लिवर जो है हाईली वेस्कुलर है, इसमें बहुत सारी वेसल्स हैं, और मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन होता है, सो आफ्टर द प्रोसीजर मॉनिटरिंग हेमरेज इज प्रायोरिटी एक्शन। तो वहां पे हमको हेमरेज मॉनिटरिंग करना जो है वो हमारा प्रायोरिटी एक्शन बन जाता है। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से पीजीआई चंडीगढ़ स्टाफ नर्स 2016 का क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ पेशेंट इज इन लिवर फेलियर, अगर एक पेशेंट लिवर फेलियर का हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट टू रिपोर्ट। अब कौन सा बिहेवियरल चेंज उसमें आ रहा है जो हमको सबसे पहले रिपोर्ट करना होता है, सबसे पहले हमको पता चलता है। व्हेन अ पेशेंट इज लिवर फेलियर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट टू रिपोर्ट? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लेथार्जी, फटीग, नोजिया। सबसे पहले उसमें लेथार्जी आनी स्टार्ट होती है, याद रखना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इनएबिलिटी ऑफ लिवर टू फंक्शन बिकॉज ऑफ डिजीज लिवर अनेबल टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ बॉडी कॉल्ड लिवर फेलियर। तो मेटाबॉलिक डिमांड जो बॉडी की थी वो लिवर पूरी नहीं करता है, उसको लिवर फेलियर बोलते हैं। इट मेनली काज्ड बाय वायरल हेपेटाइटिस, ये सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है? वायरल हेपेटाइटिस की वजह से, ठीक है। एसिटामिनोफेन ओवरडोज, जो एसिटामिनोफेन का ओवरडोज होता है। एक्यूट फैटी लिवर, हम एकदम से फैटी लिवर हो गया उसकी वजह से, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी ये चीज देखी जाती है। सॉरी, फास्ट है इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा अपने आप को लेथार्जिक फील कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, बस एक दो क्वेश्चन और तो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, या सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है। अर्ली सिम्टम ऑफ लिवर फेलियर आर नोजिया। अर्ली सिम्टम क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ठीक है, लाइट हेडनेस और ड्राउजिंग हो रही है, लाइट हेडनेस, सर भारी लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। लेट साइन आर जॉइंडिस। जो लेट साइन क्या है? अर्ली साइन देख लिया, लेट साइन क्या है? जॉइंडिस हो सकता है, ठीक है। ऑल्ट्रेशन इन मेंटल स्टेटस, जिसमें लेथार्जी आ जाता है, कोमा आ जाता है। एंड ब्लीडिंग कॉज बाय कॉगुलोपैथी, तो ब्लीडिंग भी हो सकती है कॉगुलोपैथी की वजह से। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉक एमएससी नर्सिंग 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अ पेशेंट इज रिसीविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड कब देते हैं हम, याद रखना, ये इम्यूनो डिप्रेसेंट होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई हम ट्रांसप्लांट वगैरह कुछ करते हैं या इम्यून सिस्टम को हमको थोड़ा शांत करना होता है, उसके लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। तो क्या लिखा है? ए पेशेंट इज रिसीविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट। हाँ लिखा हुआ है ना कि रिजेक्शन, लिवर ट्रांसप्लांट किया हमने, उस लिवर ट्रांसप्लांट को देखो, बॉडी में जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, बाहर का कुछ फॉरेन एलिमेंट डालते हैं, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्ट करता है, रिजेक्शन करता है उसका। तो उस रिजेक्शन को रोकने के लिए क्या करते हैं? हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट। द फिजिशियन लाइकली टू प्रिस्क्राइब विच मेडिकेशन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड के एक्शन को काउंटरैक्ट करने के लिए कौन सी दवाई जो है फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है? तो क्या क्या है इसमें, क्या क्या आएगा इसमें? कॉलचिसिन आएगा। तो इसका आंसर जो है डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, सिमिटिडीन इसमें दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो आप एक्सप्लेनेशन में समझ सकते हो। स्टीरॉइड में इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग अल्सर, तो स्टीरॉइड जो है वो अल्सर को कॉज कर सकते हैं, ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग स्पेशली इनटू लिवर डिसऑर्डर। तो लिवर डिसऑर्डर में मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग का खतरा रहता ही है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन रहे हैं। तो अब इसमें लिवर के डिजीज में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग का खतरा रहेगा, क्योंकि स्टीरॉइड हमने दे दिया है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया हुआ है, उस कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से अल्सरेशन काज हो सकती है इनटू लिवर डिसऑर्डर। सो एंटा एसिड लाइक सिमिटिडीन में कॉन्ट्रैक्ट दीज इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट था ब्लीडिंग वाला, जो ब्लीडिंग कॉज करवा सकता था स्टेरॉइड, उसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए हम सिमिटिडीन देते हैं। ये सिमिटिडीन क्या है? ये एंटा एसिड है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एग्जाम केरला पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन है, ये रिसेंट क्वेश्चन है। फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द MELD स्कोर। ये MELD स्कोर क्या है, तो ये भी हम देखेंगे। तो ये कह रहा है कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द MELD स्कोर, मतलब जब हमको लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है वहां पे हम MELD स्कोर कुछ देखते हैं। तो इनमें से क्या इंक्लूड किया जाता है, किन किन चीजों को हम MELD स्कोर में रखते हैं? याद रखना, हम क्रिटिनिन को, बिलिरुबिन को और INR को, हम इन तीनों को जो है इंक्लूड करते हैं। 20 का आंसर आ जाएगा। अब समझते हैं MELD होता क्या है। बेसिकली MELD जो है ये क्या है? मॉडल एंड स्टेज लिवर डिजीज। मॉडल एंड स्टेज लिवर डिजीज
इज अ टूल यूज टू असिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो MELD क्या है? मॉडल एंड स्टेट लिवर डिजीज इज अ टूल यूज टू असेस सिवियरिटी ऑफ लिवर डिजीज, जिससे हम सिवियरिटी को पता करते हैं लिवर की डिजीज की, मेनली इन पेशेंट हु आर सीकिंग अ लिवर ट्रांसप्लांट, मेनली उन पेशेंट्स में जो पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांट की ओर जाना चाहते हैं, देख रहे हैं। तो MELD स्कोर रेंज कहां से कहां करता है? 6 to 40 करता है। हाई स्कोर पेशेंट मोर सीवियर लिवर डैमेज, जिसमें ज्यादा रेशो आ रहा है, 6 से 40 रेंज कर रहा है, जिसमें ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो वो सीवियर लिवर डिजीज है। गिवन हायर प्रायोरिटी फॉर रिसीविंग डोनर ऑर्गन, तो इसमें हम हायर प्रायोरिटी रखते हैं डोनर ऑर्गन को रिसीव करने के लिए। MELD रिलाइज ऑन द रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ 3 वेरिएबल। तो जो हमको क्वेश्चन पूछा गया था कि MELD जो है वो किन वेरिएबल्स पे रिलाई करता है, दैट इज टोटल बिलिरुबिन लेवल, सीरम क्रिएटिनिन लेवल और INR, ये 3 चीजों को हम देखते हैं। इज इट क्लियर? आज हमने लिवर सिरोसिस के ऊपर, सिरोसिस ऑफ लिवर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे निपटा दिए एक ही लेक्चर में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी, फ्लैपिंग टिमर को हमने देखा, एनकेफेलोपैथी को हमने देखा, उसके बाद कुछ हमने ड्रग्स के बारे में भी आज हमने देखा है। बहुत सारी चीजों को मैंने देखा है, आज हम पढ़ाया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हर चीज को नोट किया होगा, जो नई चीज आपको पता चली होगी। तो अभी लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होगा, आपका मेन काम क्या है? रिवाइज। ठीक है, रिवाइज करो। मैं फिर से बता रहा हूं, जो लेक्चर आप देखते हो उसको उसी टाइम रिवाइज करो, रात को सोने से पहले रिवाइज करो, और नेक्स्ट लेक्चर जब सारथी बैच का देखना है उससे पहले पीछे वाले लेक्चर को एक बार रिवाइज करो। एनफ एनफ एनफ, इतना ही करना है आपने। PR यादव आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी जो आप अपने लेवल पे पढ़ रहे हो वो करते रहो। इज इट क्लियर? मैं बार बार कहता हूँ, रिवीजन और कंसिस्टेंसी यही की है सक्सेस की। यही चीज आपको आपके अपने हेल्थ केयर सोसाइटी में आपके जो ड्रीम जॉब है वहां तक पहुंचाने में मदद करेगी। अब याद रखो यार, कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज कि बहाना है कुछ स्टूडेंट्स का, ठीक है? तो बहाना सिलेक्शन कभी नहीं दिलाता, याद रखना। बहाना नहीं, सिलेक्शन चाहिए। अब बहाने क्या क्या हैं, किस किस तरह के हैं, हो सकता है कुछ के जेन्युइन भी होते हैं, बट यार बहानों के बेसिस पे कभी भी कुछ नहीं हुआ। बस ये एक्सक्यूज एक देना कि इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हो पा रहा, उससे कुछ नहीं होगा। तो जैसे पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं है, तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल से अभी तुम पढ़ रहे हो, मोबाइल तो है ना। इवन सिर्फ मैं नहीं, बहुत अच्छे अच्छे नर्सिंग प्रोफेशन के टीचर्स, बहुत अच्छे अच्छे नर्सिंग चैनल्स आपके यूट्यूब पे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। क्या तुमने उतना किया? क्या जो आपके पास मोबाइल है, क्या उसका जो डाटा है, आप कितना अपनी प्रिपरेशन के लिए उस डाटा को यूज कर रहे हो? अभी तो अनलिमिटेड हो गया 5G का, तो कितने आप दिन के लेक्चर देख रहे हो, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या क्या चीजें आप यूट्यूब से जो फ्री में थी, क्या वो चीजें आप फॉलो कर रहे हो? तो ये सवाल सबसे पहले खुद से पूछो। तो पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मोबाइल तो है ना। दूसरा बहाना आता है कोचिंग नहीं है। यार अगर कोचिंग नहीं है तो यूट्यूब तो है, यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी, अभी PR यादव पूरा मैं करवा रहा हूँ, आपको समझ आ गया ना। तो यूट्यूब तो है, कोचिंग नहीं है, यूट्यूब पे जितना कंटेंट है, क्या वो सारा हमने देख लिया? वो भी देखो। उसके बाद टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा बहाना आता है कि टाइम नहीं है। मेहनत कर सकते हो ना यार, टाइम नहीं है कोई बात नहीं, बट मेहनत करो। तुम्हारे पास जितना टाइम है उतना तो लगाओ। ये मत सोचो कि हमारे पास कम ही टाइम है, 1 महीना 2 महीना, या अभी मेरा ये होने वाला है, वो होने वाला है, मैं फंसा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, सब चीजों को असाइड करो। बस इतना करो कि मेहनत कर सकते हो, बस मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। क्योंकि कुछ पता नहीं है तुम्हारी कितनी सी मेहनत पे तुम्हें सिलेक्शन मिलेगा, या कितनी मेहनत पे तुम्हें सिलेक्शन मिलेगा, ये कंफर्म नहीं है। मेहनत तुम्हारे हाथ में है, सिलेक्शन गॉड के हाथ में है। तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, तुम्हारे पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ होंगी, तुम हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हो, वही तुमको सिलेक्शन करवाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखो कि पैसे नहीं है, मोबाइल है, अगर कोचिंग नहीं है तो यूट्यूब है, यूट्यूब से पढ़ो। ये सारथी बैच में फ्री में PR यादव करवा रहा हूँ, और और भी बहुत सारे नर्सिंग के दिग्गज बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब खंगाल के तो देखो, न जाने कितना कंटेंट भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो देखो। और टाइम नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मेहनत करते रहो। लास्ट पे फिर मैं आपको यही कहूंगा कि 3 प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और साथ में व्हाट्सएप, तीनों पे ज्वाइन हो जाओ। अलग अलग कंटेंट, अलग अलग तरह से, बस नर्सिंग, बस नर्सिंग, बस नर्सिंग। आपकी सिलेक्शन ही हमारा गोल है, आपकी सिलेक्शन ही हमारी प्रायोरिटी है। जो कमेंट सेक्शन मुझे आज आ रहे हैं ना कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये आ रहा है, मैं चाहता हूं कि ये कमेंट्स थोड़े चेंज हो जाएं कि मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया, मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया, मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया, तब और ज्यादा मजा आएगा।
तब और ज्यादा मजा आएगा। तुम आज जो कमेंट्स कर रहे हो, एक दिन तुम विजुअलाइज करो कि तुम एक दिन ये कमेंट लिख रहे हो कि मैं सेलेक्ट हो गया सर, मैं सेलेक्ट हो गई सर, मैं फलाने कॉलेज में सेलेक्ट हो गई, मेरी फलानी जगह जॉब लग गई, मैं नर्सिंग ऑफिसर बन गई। इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के डीएम्स जब हमें आएंगे, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, हमारी टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। और आपके पेरेंट्स, वो दिन को याद करो। देखो बहुत टाइम हो गया ना इस लेक्चर को, मैं आपको कह रहा था कि आज मुझे फास्ट है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है डायरेक्टली अभी, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं कुछ खाऊंगा तो एकदम से नींद आएगी, तो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सकता था। तो मैंने अवॉइड किया हर चीज को। पहले मैंने कहा कि लेक्चर रिकॉर्ड करना है, ताकि स्टूडेंट्स के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे, फुल इंटेंसिटी के साथ करेंगे। इवन आज फास्ट के दिन ज्यादा ही क्वेश्चन डिस्कस हो गए, कोई बात नहीं, हर चीज मैंने आपको कराई है। गला भी मेरा सूख रहा था, बट फिर भी मैं लगा रहा, डटा रहा। किसके लिए? आपकी सिलेक्शन के लिए। तो आपने भी इतनी ही ईमानदारी के साथ अपनी सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो चलो ठीक है, ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि मेरी भी एनर्जी अब डाउन हो रही है। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, दबा के मेहनत करो, सिलेक्शन जरूर तुम्हारा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, हाइप जरूर करो, और शेयर तो दबा के करो यार। अपने सीरियस स्टूडेंट, सीरियस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर अपना एनवायरनमेंट पढ़ने वालों का बनाओ। आप लेक्चर्स को भेजो और डिस्कस करो इन लेक्चर्स के बारे में, इनके रैशनल्स के बारे में आपस में डिस्कस करो। क्योंकि याद रखना, जो चीज तुमने मुझसे पढ़ी है वो तुम्हें कितनी याद रह रही है, जो चीज तुमने बुक से पढ़ी है वो तुम्हें कितनी याद रह रही है, और जो चीज तुमने अपने दोस्त को समझाई है ना, वो हमेशा याद रहेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शेयर किया करो, अपने नॉलेजेस को शेयर किया करो, लेक्चर्स को शेयर किया करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।